पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सुषमा मौर्य जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई ब्रजेश राजभर जी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाल जी, हमारी राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित सदस्य भाई अजीत प्रताप जी, हमारे वर्किंग कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारी, कुशीनगर से चल करके आए हमारे गोरख मंडल के महिला विंग के प्रभारी श्रीमती उमा कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश महासचिव रामधनी निषाद जी, मंचासीन सभी सम्मानित महान भाव और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, आज का कार्यक्रम नाम से ही स्पष्ट है। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम हम लोग आज से लगभग 30-35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब की देखरेख में बना रहे थे, तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम करते थे। उन कार्यक्रमों के पीछे एक सोच थी, एक मकसद था कि अगर इस देश का जो गरीब है, कमजोर है, जिसको हम कमेरा समाज कहते हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, जिसकी आबादी 100 में से करीब 80-90% के करीब है, जो या तो साइड में हो जाएगी। अगर वो अपना हक हिस्सा लेना चाहता है तो जरूरी है कि जो जातियों में आज भी हम उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जो जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आज भी वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि इस देश में अनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए। जिस समाज की जितनी आबादी है वो किसी भी समाज का है, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या जुडिशरी हो, या ठेका पट्टी का काम हो। जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो या माइनॉरिटी हो, सबको या महिलाएं हो, उसमें सबको हिस्सा मिलना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम आपस में भाईचारा बना करके एक साथ खड़े हो जाएं। अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस देश में इज्जत सम्मान से रहें, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार मिले, तो हमें ये सोचना होगा कि ये सारी जिम्मेदारी हम किसके कंधों पर डालते हैं। अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम ये विचार करें कि अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, विरोध किया किसान कानूनों का, तो जन अधिकार पार्टी ने विरोध किया और उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और आज नौबत ये आई कि जो 1 साल से किसान भाई बैठे थे, आज सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी कि कानून हम वापस लेते हैं। लेकिन किसान भाई भी जागरूक हैं, समझदार हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये खाली घोषणा है। अगर कानून वापस होने हैं तो उनको पार्लियामेंट में ला करके पास करा के उनको निरस्त करना हो। अगर वो चाहते तो वो उसी दिन जैसे अध्यादेश के जरिए लागू किए थे, तो अध्यादेश के जरिए वो उसे निरस्त कर सकते थे, बाद में उसे पार्लियामेंट से पास करा सकते। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहते हैं, उस पर खरीद हो, इस पर कानून बने, ये भी किसान भाइयों की एक जायज मांग है। इस मांग को भी सरकार को जल्दी पूरा करना चाहिए। भाई ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम जितने लोग बैठे हैं
अधिकांश लोग हम किसान से संबंधित लोग, हमारी सबकी आजीविका का जो मेन साधन है वो खेती बाड़ी है। और ये जो कानून थे वो किसी भी किसान के हित में नहीं। सरकार ये कहती जरूर थे कि गरीब किसान के हित में है, बड़े लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच ये था कि सबसे ज्यादा खिलाफ तो ये गरीब और कमजोर किसान के हैं। लेकिन सरकार ने वापस लिया, बड़ी खुशी की बात है। उसको कानूनी जामा पहनाए और एमएफसी पर कानून सरकार बनाए ताकि जल्द से जल्द किसान भाई बॉर्डर से उठ करके अपने घरों को जाएं, अपनी खेती किसानी में वो लगे। बेचारे एक साल से बैठे, एक साल से बैठ करके लगभग 700 किसानों की शहादत हुई और बहुत सारे लोग बीमार हुए, तरह तरह की बीमारियां हुई। आपको सभी को जानकारी है, लखीमपुर की घटना आपको जानकारी है। किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार के एक मंत्री के परिवार की जो हम वोट देते हैं उसी से सरकार बनती। अगर ये सारी चीजें हम समझ लें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस समय कृषि कानून बने थे उसी समय लेबर एक्ट को भी में बदलाव हुआ। जो नया लेबर एक्ट बना, मजदूरों के लिए जो कानून बना, अब वो ड्यूटी मजदूर भाइयों की 8 घंटे की बजाय 12 घंटे हो गई है। और जो 35 कानून थे जिसमें मजदूरों को अधिकार मिलता था वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो खत्म कर दिए गए। सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा किया गया। 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे और जो 35 अधिकार थे, राइट थे आपके, वो आपको खत्म कर दिए गए। आज से जैसे 40 साल पहले मजदूर होता था, वो मालिक के सामने मुंह नहीं खोल सकता था, कोई अपनी बात नहीं रख सकता था। दिन लागू हो जाएंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि कानून क्या बने। उसी समय बिजली का भी कानून बना। जब हम जून के महीने में अंदर थे, 2 महीने लॉकडाउन था, उसी समय में 4 कानून सरकार ने बनाए। किसानों के कृषि कानून, मजदूरों का कानून, बिजली का कानून और शिक्षा का कानून। बिजली के कानून के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजली के बिल कितने महंगे हो गए हैं। अगर आप किसान हैं, ट्यूबवेल लगवाए हैं, तो आपको धीरे धीरे ट्यूबवेल का मीटर बदला जा रहा है, बहुत धीरे धीरे रफ्तार में। और अब चुनाव आ गए हैं तो बंद भी हो गई थी। अब बिजली का बिल जो ट्यूबवेल वाले को आता था, किसान को एक फिक्स बिल आता था। अब फिक्स बिल ना आकर के आपका मीटर जितना चलेगा उतना कमर्शियल बिल आएगा। 2 गुना 3 गुना बिजली का बिल आपको लगेगा। उसी जून के महीने में जब हम अंदर थे, लॉकडाउन था, तभी ये सारे कानून बने। और उसी समय कानून बना शिक्षा, जो 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, खुल गए हैं। उसमें एक कारण नई शिक्षा नीति का भी, जो नई शिक्षा नीति बनी है, आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो जो आपके गांव में, घरों में हमारे गुरुजी लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनसे आपको जरूर समझने की ज़रूरत है कि नया शिक्षा का कानून क्या है। वैसे आज से 7-8 महीना पहले मैंने टीवी में 2-3 बार सुना सरकार के मंत्रियों को बोलते हुए। उन्होंने कहा कि साथियों, ये शिक्षा का कानून जो नया बना है वो बहुत अच्छा है। जो पुराना कानून चल रहा है वो बहुत खराब कानून है, वो गुलामी का प्रतीक, वो तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। उसके अंग्रेजों के पहले जो 200-300 साल पहले कानून चलता था, ऋषियों मुनियों के ज़माने में शिक्षा का जो कानून था वो कानून बहुत अच्छा था, जो आश्रम पद्धति थी हमारे। लेकिन आश्रम पद्धति में आपको समझने की ज़रूरत है, खास करके इस देश की बहन बेटियों को समझने की ज़रूरत है कि 1848 के पहले हमारे देश में तो हमारी बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। वही कानून उनको ज़्यादा पसंद है। और आश्रमों में किनके बच्चों को पढ़ने की इजाज़त थी, ये आपसे छिपा नहीं। तो मैंने सरकार के मंत्रियों को बोलते हुए ऐसा सुना मैं, और ऐसा कुछ कानून भी शायद कहता होगा। आपको इसको अच्छी तरह से जानकारी करने की ज़रूरत है। इतना तो मैं कह सकता हूँ
कि 1848 के पहले हमारे देश में जो महिलाएं थी, बेटियां थी, वो किसी भी समाज की थी, हमारा देश का संविधान उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। अगर पढ़ने की इजाज़त मिली तो 1848 में ये जो हमारी बेटियां आज पढ़ रही हैं, 1848 में पहली बार इनको स्कूल खोला माता सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले। अगर भारत की पहली कोई प्रथम शिक्षिका है तो माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले की बदौलत आज हमारी बहन बेटियां पढ़ करके बड़े बड़े पदों में, बड़े बड़े ओहदों में जाती। लेकिन अगर वो व्यवस्था पुरानी लागू हो गई तो क्या ये हमारी बेटियां पढ़ पाएंगी? क्या ये देश का गरीब और कमजोर पढ़ पाएगा? ये सारी चीज़ें आपको जानने और समझने की जरूरत है। और ये सारी चीज़ों के कानून जो बनते हैं और लागू होते हैं वो लोग बनाते हैं जो हमारे वोट से जीत करके विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में जाते हैं। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको कुछ भी राहत चाहिए, कुछ भी हक हिस्सा चाहिए, तो आपको ये नज़र में हो कि ये वहीं से मिलेगा जहां हम वोट दे करके लोगों को पहुंचाते हैं। अगर हमें हक हिस्सा लेना है, इज्जत सम्मान से जीना है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, हमारे बच्चे भी पढ़ें, पढ़ लिख करके वो भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ें, तो हमें जहां हम उनको जिता करके भेजते हैं वहां हमें जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके भेजना। साथियों, पूर्णिमा गौतम जी, ये रिजर्व सीट है, महादेवा यहाँ से तैयारी कर रही हैं। हालांकि 2.5 महीने पहले मैं बस्ती आया हुआ था, बरसात का सीजन था, बहुत सारे लोग आप इकट्ठा हुए थे। ये सारी बातें मैंने बस्ती में आपके बीच में रखी, लेकिन फिर भी हमारी पूर्णिमा जी ने और हमारे सौरभ सिन्हा जी और हमारे शालिग्राम जी और हमारे जो विधानसभा में आया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक कहानी याद आ गई कि जैसे हम लोगों ने बस्ती में कार्यक्रम किया, कुछ लोगों को उत्साह हुआ कि हम लोग कुछ भी अगर हम एम बनाए, उद्देश्य बनाएं और अगर हम उसमें घूमने लगे, करने काम करने के उसमें, तो लोग कहते हैं कि उनको तो इसका नशा हो गया। नशा खाली शराब में नहीं होता है, हर चीज़ में नशा है। तो हमारे साथियों ने सोचा, तो मुझे उसमें एक कहानी याद आ गई कि कुछ साथी चलो आज सैर करने चलते हैं। उनको सैर करने का मन हुआ, इच्छा हुई कि सब लोग यार बैठते हैं, गपशप करते हैं, सैर सपाटा में जाते हैं। तो जैसे हमारे बबलू जी, शालिग्राम जी, सौरभ जी और हमारे कुछ साथी ने सोचा कि भाई चलो आज बैठ करके थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं और फिर सैर को निकलते हैं। तो सैर को जब मधुशाला से निकले तो रात हो गई, शाम को नदी के किनारे पहुँचे तो नदी के किनारे एक नाव थी। नाव में तो सब लोगों को लगा कि यार ये नाव है, चलो इस नाव में बैठ करके उस पार चलना है। सब लोग नाव में बैठ गए। नाव पहले से खड़ी हुई थी, बंधी हुई। सब लोग नाव में बैठ गए और बारी बारी से, पतवार बोलते हैं ना उसको जो चलाते हैं, बारी बारी से सब लोग, कभी शालिग्राम जी, कभी बबलू भाई, कभी सौरभ सिन्हा, कभी और साथी हमारे बीच बीच में अजीत भाई भी आ गए, वो भी चला रहे थे। और सब लोग पतवार चलाते रहे और चलाते चलाते काफ़ी रात हो गई। थोड़ा जब नशा उतरा, रात को 2-2:30 बजा, 3 बजा नशा उतरा। उन्होंने कहा देखो यार उस पार पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा क्यों, हम तो रात भर हमने पतवार चलाई है लेकिन हम पहुँचे क्यों नहीं, हम तो थक गए हैं। कहे पहुँचे इसलिए नहीं, तो नाव को रस्सी खोल के चलाने में नाव बढ़ेगी। अगर नाव रस्सी से बंधी रहेगी और हम खाली पतवार चलाते रहेंगे तो हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिन साथियों को ऐसा लगता है
कि हमें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये काम हम अपने अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, ये काम हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अगर इस काम में हम सफल हुए तो ही हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, और अगर इस काम में हम सफल नहीं हुए तो हमारे बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के हक अधिकार की है। इस गरीब की, किसान की, मजदूर की, अक़लियत के हक हिस्से की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम नहीं लड़ पाए तो आप ये भूल जाइए कि आपको और आपके बच्चों को हक अधिकार इस देश में मिले। जिन लोगों की राजनीति में भागीदारी नहीं होती है वो समाज धीरे धीरे लाचार और गुलाम होकर के रह जाता है। इसलिए अगर हमें हक हिस्सा लेना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें राजनीतिक तौर पर जागरूक होना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर जागरूक होने का मतलब खाली एमएलए एमपी नहीं होता है कि हर आदमी एमएलए का टिकट ले, एमपी का टिकट ले और नहीं मिले तो वो नाराज हो जाए। एमएलए की तो 403 ही टिकट है, पार्लियामेंट की 500 साढ़े 500 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें। जागरूकता का मतलब है कि आपको ये पता हो जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं इससे हमारा क्या हित है और क्या हमारा नुकसान है। अगर हम ये जान जाएं तो हम कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। जो हम वोट गाय माता को बचाने के लिए देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देते हैं, 5 किलो अनाज में 6000 रुपया में देते हैं, थोड़ा ब्रेक लगेगा। हमें सोचना होगा कि क्या हमारी वोट की कीमत 5 किलो अनाज ही है? क्या वोट की कीमत कॉलोनी है? क्या वोट की कीमत 2-2 हज़ार करके 6000 रुपया है? क्या वोट की कीमत गैस और सिलेंडर और चूल्हा है? ये हमें सोचना पड़ेगा कि गैस सिलेंडर चूल्हा तो वही लोग दे रहे हैं जिसको वोट दे करके हमने जिताया। ये कॉलोनी वही लोग हमको दे रहे हैं जिनको वोट दे करके हमने जिताया। ये 5 किलो अनाज वही लोग दे रहे हैं जिनको वोट दे करके हमने जिताया। और ज़रा हमें ध्यान से एक चीज़ और देखना चाहिए कि बस्ती से ही गोरखपुर जाना होता है कि ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा गोरखपुर से लग के आता है क्या? ये आपकी गढ़ी कमाई का पैसा है। ये जो 5 किलो अनाज, ये 2-2 हज़ार करके 6000 रुपया, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये किसी नेताजी के घर का नहीं है, ये आपके खून पसीने का है, आपकी गढ़ी कमाई के पैसे से आपको दिया जाता है। जब आप 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं। आप कोई भी चीज़ आप बाजार से खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। कपड़े में जीएसटी, डीजल में कम हुआ पैसा तो कपड़े में 12% जीएसटी बढ़ा दी गई। 4-5 दिन हो गए, एक तरफ कम किया तो एक तरफ बढ़ा दिया। 12% का मतलब जो 100 रुपया का कपड़ा पहले था अब वो 112 का मिलेगा और 12 रुपया और सरकार के खाते में जाएगी। डीजल और पेट्रोल में कम हुआ तो कपड़े में 12% बढ़ गया और दूसरी चीज़ों में बढ़ गया। नमक भी खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स देते हैं और ये टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है जो हमारी वोट से चुनी जाती है। आपका टैक्स का पैसा आपकी वोट से चुनी हुई सरकार और फिर आपको सरकारी खजाने से 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर चूल्हा, कॉलोनी और 2-2 हज़ार करके 6000 रुपया, किसी किसी को 500 रुपया महीने। और ये जो पैसा आपको मिलता है तो अगर आप 100 रुपया टैक्स देते हैं तो उसमें से 10 रुपया 15 रुपया आपको मिलता है, बाकी 85 रुपया 90 रुपया जो आपका पैसा जमा है टैक्स का किसी और में खर्च होता है। ये जो सिपाही है, सिपाही से लगा के दरोगा, सीओ, कप्तान तक, डीजीपी तक, इनका जो वेतन है आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लगा के कलेक्टर तक का वेतन
आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है, ये सड़कें आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं, ये बिजली आपके टैक्स के पैसे से बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपके टैक्स के पैसे से होती हैं। उसके बाद भी आपका पैसा बचता है, उसके बाद जो बचा पैसा उसमें नेताजी का जहाज उसमें उड़ता है, नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी का घर बनता है, नेताजी के नौकर चाकरों को पैसा दिया जाता है। आप नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। और आपको लगता है कि नेताजी ने हमें गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया तो बहुत 3 साल पहले 4 साल पहले आपको गैस सिलेंडर चूल्हा मिला। उस समय गैस सिलेंडर चूल्हा की कीमत अगर आप जोड़ेंगे तो 3000 रुपया थी, 2.5 और 3000 रुपया गैस सिलेंडर और चूल्हे की दोनों की कीमत निकालेगी। और आज से 4-5 साल पहले 6 साल पहले गैस की कीमत कितनी थी? 400 रुपया, 350 400 कितनी थी ना। और आज कितनी है? 1000 रुपया में। एक महीने में कम से कम एक सिलेंडर तो लगता है कि नहीं लगता है। और अगर एक साल में 12 सिलेंडर लगे तो हर महीने 600 ज़्यादा लगे तो कितने हो गए? 12 छन 72, 7200 आपसे ले लिया और 3000 आपको दे दिया तो आप बहुत खुश। आपकी जेब से 7200 ले लिए गए और 3000 का गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया गया तो आप बहुत खुश। डीजल और पेट्रोल के से आपसे 60,000 ले लिए गए तो आपको पता नहीं है 6,000 मिल गए तो आप बहुत खुश। आपकी जेब से वो 100 रुपया निकालते हैं सरकार के लोग और 10 रुपया की पूड़ी भाजी आपको खिला देते हैं और 90 रुपया रख लेते हैं तो आपको लगता है कि 10 रुपया की पूड़ी भाजी तो किसी ने नहीं खिलाई है। इसलिए आपको जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है कि जिसको आप वोट दे करके जिताते हैं वो सही आदमी है या गलत आदमी। आज एक चर्चा बहुत होती है कि भाई कुछ साथी हमारे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छी है, इससे कुछ कहते हैं बीजेपी अच्छी है, कुछ कहते हैं बीएसपी अच्छी है, कुछ कहते हैं इससे तो कांग्रेस अच्छी है। इस बारे में भी आपको बहुत सोचना और समझना है। बहुत सारे मेरे साथी कहते हैं कि मंत्री जी ना हो तो किसी से गठबंधन कर लिया जाए तो अच्छा रहता, बीएसपी से कर लिया जाए, ना हो तो बीजेपी से ही कर लिया जाए, नहीं सपा से कर लिया जाए, कहीं ना कहीं कर लिया जाए। तो जब मैं सोचता हूँ कि हमें गठबंधन करना है तो गठबंधन हमसे कौन करेगा? गठबंधन वो करेगा जिसको ज़रूरत महसूस होगी, वो गठबंधन करेगा जिसको ज़रूरत महसूस होगी और जिसको एहसास होगा कि जन अधिकार पार्टी की भी ज़मीन में लोग, उनके भी पास कुछ वोट बैंक हैं, उनके भी समर्थक हर विधानसभा में हैं। अगर वो हमसे वो अगर 20 सीटें जीत सकते होंगे तो हमें वो 2 सीट जिताने के बारे में सोचें। और अगर हम सोचें कि हम उनका फ़ायदा ले लें तो उनका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, वो हमारा फ़ायदा लेने के लिए गठबंधन करेंगे। उसमें से भी अगर हमको कुछ थोड़ी बहुत फ़ायदा मिल जाए तो ये गलत बात है। लेकिन फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम हम लोग आगे बढ़ जाते, सत्ता में पहुंच जाते। तो मैं कुछ लोगों को समझाता हूं कि भाई सत्ता में तो अभी भी हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे बैकवर्ड के कुशवाहा समाज के लोग मंत्री भी हैं। कुछ होता है क्या? कुछ भला होता है? ऐसे ही सत्ता में चलना है कि हम सत्ता में चले और कुछ हक हिस्सा मिले ना? मैं तो कहता हूं कि भाई जिसको हमारा वोट लेना है वो हमें हक हिस्से की बात करे। जो हमारा नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो देने के बारे में सोचे। तो लोग मुझे कहते हैं भाई कैसा हक हिस्सा? मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर 100 लेखपाल की जगह निकलेगी तो भाई तुम बड़ी पार्टी हो तो तुम अपने लोगों को 10 रख लो, 15 रख लो, 5 पाल भी रख लो, 5 निषाद भी रख लो, प्रजापति भी रख लो, शेड्यूल कास्ट भी रख लो, मुसलमान भी रखो, मौजा भी रखो। ये तो हिस्सेदारी की बात है कि खाली तुम अपने रख लो, हमारे न रखो तो क्या मतलब?
लेकिन वो कहते हैं ये बात छोड़िए, आपको हम मंत्री बना देंगे, बात खत्म। ऐसे मंत्री बनना है? ऐसा गठबंधन करें कि मंत्री बन जाए हैं खाली बस हैं, और आप जिंदाबाद बोलने के लिए पहुंच जाइए, फिर लौट के चले जाइए मुंह सुखा करके। जब आपको दरोगा जी लठ मारे तो फिर हमारा फोन काम न करे उसमें। ऐसा गठबंधन करना है कि हिस्से की बात करना है? मैं तो उनसे कहता हूं कि देखो भाई, हमें मंत्री बनाओ चाहे ना बनाओ, तो मंत्री तो हम बहुत रह लिए, तुम हिस्सेदारी की बात करो। अगर तुम 100 सिपाही भर्ती करोगे तो सब अपने करोगे कि हमारे भी करोगे? 100 सिपाही बनाओ तो भाई 10-15 तुम अपने कर लो, 5-7 निषाद भी करो, पाल भी करो, मुसलमान भी करो, प्रजापति भी करो, शेड्यूल कास्ट भी करो, मौर्य भी करो। कहते हैं यार कुशवाहा जी क्या चक्कर पाले हो यार, हम तुमको मंत्री बना देंगे, बात खत्म। ऐसे कर लेना है गठबंधन कि हिस्से की बात करना है? कहते हैं देखो भाई, बीजेपी को हराना है तो बाकी बात छोड़ो, हमको वोट दो, बाकी तो सब बाद में बन जाएगा, अब बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बीजेपी को हराना है तो हमारी भी तो पार्टी है, हमारे साथ आ जाओ अगर बीजेपी को हराना है। अरे कहते हैं आप सब गड़बड़ कर देते हैं, हमारे साथ आओ तब बात बने। तो मैं ये सबसे आपसे इजाज़त लेता हूं कि मैं ये कहता हूं कि भाई हिस्से की बात करो तो हम तुम्हारे साथ रहें, और जो हिस्से की बात करेगा उसी के साथ रहेंगे। सही है कि गलत? अब अगर हम मंत्री बन जाएंगे, कल ये हमारे बच्चे रोएंगे, परीक्षा में बैठेंगे, इनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये रोएंगे, गाएंगे, कहेंगे कि भाई मैंने अच्छा लिखा था, मुझे ज़्यादा आता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका हो गया। तो क्या कहेंगे हम इनसे? मैंने उनसे कहा कि भाई ठेकेदारी का बहुत काम है, PWD का, सिंचाई का, शराब का, बालू का, गिट्टी का, तुम्हारे लोग ठेकेदारी करेंगे कि हमारे भी करेंगे? कहा छोटी छोटी बातों में कहाँ पड़े हैं कुशवाहा जी, आपको टिकट दे देंगे, मंत्री बना देंगे, बस एक ही बात है। तो कभी कभी तो मुझे भी जल्दी लगती है कि नहीं बनी जाओ भाई, पता नहीं समझ में आएगी लोगों को बात कि नहीं आएगी, बनी जाओ, बनी जाए क्या है कि हिस्सेदारी की बात करना है? तो चुनाव के मौके पे दारू में चले जाओगे, गैस सिलेंडर चूल्हा में जाओगे कि रुके रहोगे? कितने लोग रुके रहोगे? जरा हाथ उठाओ, सही सही रुके रहोगे? देखो भाई, अगर सही सही रुकना हो और जन अधिकार पार्टी के साथ रहना हो तो हाथ ऊंचा करना, और नहीं जैसी चुनाव की हवा आई तो कहेंगे लोग बात की कहाँ पार्टी वोट खराब करते हो भाई, कुछ होगा नहीं, अभी अब की बात जिता लेते हैं किसी को, अगली बार देखेंगे जन अधिकार पार्टी, तो आप सोचेंगे कि यार चलो एक बार देख लेते हैं। अरे जीवन में 60 साल 70 साल की जिंदगी है, 18-20 साल से वोट डालने का मौका मिलता है, 5-10 बार तो वोट डालने का मौका मिलता है, और अगर आप एक बार वोट डाल करके फिर समय गंवा दिए तो 5 साल जीवन के फिर चले गए। आप जब वोट देते हैं और वोट दे करके जब किसी को सरकार में भेजते हैं, राजा बनाते हैं, तो खाली आप अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करते हैं। बाद में आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, भगवान ने ही हमें ऐसा बना दिया कि हमारे काम नहीं होते, हमारा उत्पीड़न होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, थाने में हमारी सुनाई नहीं होती है, CO हमारी सुनता नहीं है, कप्तान हमारी सुनता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर खराब होगा, CO खराब होगा या कप्तान खराब होगा। हम ये नहीं सोच पाते कि खराबी कहाँ है। अगर हम उस खराबी पर नज़र डालें तो बात हमारी बन जाए। हम रो करके गा करके घर बैठ जाते हैं और उस गलती की तरफ नहीं ध्यान देते कि गलती होती कहाँ है, कारण क्या है कि हमारी सुनाई नहीं होती। जरा ध्यान से सोचो कि थाने का इंस्पेक्टर, जिले का कप्तान और क्षेत्र का सर्किल का CO उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके आप जिताते हैं? किसकी सुनता है? और फिर वोट दे करके जिताया आपने अपने दुश्मन को है, जो नहीं चाहता है कि आपको इंसाफ मिले, नहीं चाहता है कि जो आपकी बहन बेटी के साथ
गलत काम करने वाला है, जो आपके बच्चे को मारने वाला है, वो पकड़ा जाए, वो नहीं चाहता है। और आप थानेदार को दोष देते हैं, सीओ को दोष देते हैं, कप्तान को दोष देते हैं। मैं भी कभी कभी बात करता हूँ पुलिस के अधिकारियों से, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे काम हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई करना चाहिए? तो कहते हैं कि मन में होता है, दांत पीस के रह जाते हैं। हम भी बहन बेटी वाले हैं, लेकिन आपने जिताया उन लोगों को है कि जिन लोगों के लोगों ने ये दुष्कर्म किया है। आपने जालिम के रिश्तेदार को जिताया है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको देखने में तो दरोगा खराब लगता है, लेकिन उसके पीछे तो नेताजी फोन कर रहे हैं कि अगर तुमने कोई कार्रवाई किया तो तुमको हटा दिया जाए। गलती हमारी है। ये लड़ाई अगर हम जीतना है तो ये उनको ठीक करके नहीं जीती जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई हम अपने आप जीत जाएंगे। इस देश के जो हम गरीब और कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे सोशल मीडिया में किसी लोगों को, दूसरे लोगों को भला बुरा लिखते हैं, जात सूचक शब्द लिखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये लड़ाई उनको गाली देके नहीं जीती जाएगी। अगर ये लड़ाई जीतना है तो हम ठीक हो जाएं और हमारे लोग ठीक हो जाएं, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमें महदेवा लड़ना है या बस्ती में और कहीं लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो नाव को रस्सी खोल के चलाओ भाई। अगर रस्सी नहीं खोलोगे, नशा हो गया है समाज सेवा का, राजनीति का, कि हमें भी नशा है, हम भी ये करेंगे, हम भी करके दिखाएंगे, और हम चल दिए कि भाई हमें भी उस पार चलना है, हमें भी विधानसभा में चलना है, और हम जिस नाव में बैठ गए और रस्सी उसकी खोली नहीं जो लंगर पड़ा रहता है, और हम दिन भर पतवार, रात भर पतवार चलाते रहे और सोचे कि कहीं पहुँचेंगे, तो कहीं पहुँचेंगे? अगर हमें आगे बढ़ना है, नाव से यात्रा करनी है, तो रस्सी खोल के पतवार चलाना पड़ेगा, तो नाव आगे बढ़ेगी। इसलिए जो हमारे साथी हैं यहाँ के, शालिग्राम जी, बबलू जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, सौरभ जी, और हमारे जो सुषमा जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, थोड़ा थोड़ा सबको तो नशा है ना कि आगे बढ़ना है, समाज सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। और अगर आगे बढ़ना है तो नाव को रस्सी खोल के चलाना होगा। पतवार को रस्सी नाव से जहाँ वो बंधी है उसे खोल के चलाना होगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बस यही मेरी कुछ बातें हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरी बात को सुनेंगे, सुन करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे साथी रहे हैं, पुराने साथी हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, कुछ साथी भाग जाते हैं। ये सिस्टम है राजनीति का कि कौन आया कौन गया, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, भरोसे लोग हैं, वो टिके रहते हैं। कुछ पार्टियां भी मेरे साथ आई और गई। एक नेताजी का एक दिन स्टेटमेंट आया कि बाबू सिंह कुशवाहा जी को तो 10 सीटें मिल रही थी, वो बहुत सीटें मांग रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है। नेताजी को पहले अपनी हैसियत के बारे में सोचना चाहिए कि वो कितनी सीटों में लड़ेंगे। अगर वो 8-10 सीटों पर लड़ेंगे तो फिर उनको आंकड़ा लगाना चाहिए कि कुशवाहा जी को कितनी सीटों में लड़ना चाहिए। अपने से आंकड़ा लगाएं कि उनकी क्या हैसियत है और कुशवाहा जी की क्या है, और फिर वो ये तय करें कि कुशवाहा जी को कितनी सीटें लड़नी। कुशवाहा जी का तो नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी में कम से कम समझौता हम नहीं करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग गठबंधन को जिद करोगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अभी मैं सुबह सुबह निकला हूं तो मैं 2-3-4 लोगों से बात करके आया हूं, वो भी मुझे सुनाते रहते हैं, मैं भी उनकी सुनता रहता हूँ। कोई कहता है इतने में बन जाएगी, कोई कहता है उतने में बन जाएगी, तो हाँ 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 करता रहता हूँ बस। और कल मैं अलीगढ़ में हाँ हाँ करता रहा, अपनी सभा करता रहा, और आज आप सुबह सुबह हाँ हाँ करके आया हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर पार्टी बनाना है तो पार्टी बनाने का एक ही तरीका है कि हम लोग सब सीटों पर लड़ें, हम लोग सब सीटों पर लड़ें और पूरी मजबूती के साथ लड़ें। हम सब सीटों पर लड़ें, पूरी मजबूती के साथ लड़ें। भले ही हम हार जाएं
जाएं, लेकिन अगर हम 5,000 से लगा के 30,000 40,000 तक वोट पा जाएंगे तो रिजल्ट के 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पार्टी कहाँ खड़ी। लेकिन मेरी बात तो बहुत देर में समझ में आती है, जल्दी से तो समझ में आती नहीं। और सत्ता में जिनको जल्दी है वो हर 5 साल में उन्हें जल्दी रहती है। जरा 5 साल पहले का ध्यान करो, वो कौन लोग थे कहते थे समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुत खराब है यार, इस बार बीजेपी को ही जिताते यार, किसी तरह से इनको हराना है। एक तो हर थाने में यादव जी दरोगा हो गए हैं, जमीन कब्जा कर ले रहे हैं, लठ मारते हैं, इनको हरा देना है। तो कौन लोग है जरा ध्यान से देखो, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लाओ कि बीजेपी बीजेपी कहते थे। अब वही लोग हैं, जरा ध्यान से देखो, कहते हैं यार अब बीजेपी बहुत खराब है यार, अब किसी और को जिताना है। वही लोग हैं जो 5 साल में बदलते रहते हैं। एक हमारा भाई है, उसको सुनने में आ रहा है कि वो कहता था 5 साल पहले कि यार देखो सब हराना है, चलो यार बीजेपी में चले, तो खुद भी धोती कुर्ता बढ़िया आगे पहुंच के चला गया और मंत्री बन गया। और अब कहता है कि यार देखो बीजेपी खराब है यार, और फिर भाग के चले। तो जरा उससे पूछो, मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूँ कि जब 5 साल पहले बीएसपी और सपा खराब थी और कूद करके जब बीजेपी में चले गए तो 5 साल तो बीजेपी खराब नजर आई नहीं, बढ़िया मंत्री बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फिर लगता है कि इसकी ना बनेगी किसी और की बनेगी, तो ये खराब हो गई, कोई और अच्छा होगा। 5 साल कोई काम आए आपके? वो हैं कोई काम आए? इसी तरह वो कहेंगे अब सपा अच्छी है, सपा में चलो, और फिर वो मंत्री बन जाएंगे, आपके कोई काम आएंगे? लेकिन आप मान जाएंगे मेरी बात की नहीं मानेंगे, यही मुझे शंका है। मैं हिस्सेदारी की बात करता रह जाऊं और तुम भाग जाओ कि यार वो मंत्री बन रहा है, चलो भाग चलो। सत्ता की बड़ी जल्दी है ना आपको, है? अरे भाई ऐसी हवा चलती है कि सबसे पहले तो मौर्य जी लोग उड़ते हैं और बाकी लोग तो बाद में उड़ते हैं। निषाद जी बैठे हैं, राजभर जी बैठे हैं, पाल साहब बैठे हैं, मैं सबको समझा लेता हूँ। और जो मेरी बिरादरी है ना वो तो पहले उड़ लेती है, हल्का सा झोंका चला तो उड़ लेती है। और नाक में तो गुस्सा, जरा से में तो नाराज हो जाती है, किसी की सुनती है? बड़े पानीदार लोग हैं, 10 पीढ़ी राज राजन, किसी की सुनते हैं क्या? हैं? और कोई सुन लेता होगा अपना आदमी की, कुशवाहा जी मौर्य जी लोग थोड़ी सुनते हैं। कोई किसी को नेता मानता है? यादव जी ने नेता मान लिया अपना, एक अलग बात है। कोयरी का नेता कैसे कोयरी हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता है। कोयरी का नेता तो थोड़ा जबरदस्त होना चाहिए, थोड़ा देखने में गोरा चिट्टा हो, थोड़ा दमदार हो, रंगबाज हो, हमारी बात भी सुने, और जब हम इधर उधर करें तो हमारे लक्ष्य भी पे ले। ऐसा हमारा नेता हो सकता है? सीधा साधा कैसे हो सकता है? कि हो सकता है? अब देख लो भाई, सब लोग तो हाथ उठा नहीं रहे कि हो सकता है। देख लो भाई, वो तो ठीक है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। देखो भाई, धोखा मत देना है। तुम जितने लोग भी आए हो, कम लोग आए हो, ज़्यादा लोग आए हो, लेकिन अगर आप लोग इतने लोग मेहनत करोगे तो 10 दिन में बस्ती और बस्ती मंडल तैयार हो जाए। टेलीफोन के माध्यम से, मोटरसाइकिलों के माध्यम से, शादी ब्याह में, रिश्तेदारियों में, सबकी एक दूसरे से रिश्तेदारियां हैं। हर गांव में जहां रहते हैं वहां पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, मुसलमान भाई हैं। अगर सब लोग मिल की है वो पानी निकाल लेंगे। अगर निषाद जी की 10 फुट की रस्सी हो, पानी निकाल लेंगे। पाल साहब की भी मान लीजिए 7-8 फुट की हो, निकाल पाएंगे। मुसलमान भाई की 15 फुट की हो, निकाल पाएंगे अकेले। प्रजापति जी की है 4-5 फुट की, निकाल लेंगे। शेड्यूल कास्ट की हमारी रस्सी है, उनकी भी कुछ 5-10 फुट की वो निकाल पाएंगे। अगर अकेले अकेले पानी निकालेंगे अपनी अपनी रस्सियों से तो कोई निकाल के पी पाएगा? सब प्यासे रह जाएंगे कि नहीं? अगर ये रस्सी इकट्ठा करके जोड़ दें तो कितनी लंबी हो जाएगी? फिर पानी निकालेंगे तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? फिर पाल साहब की भी प्यास बुझ जाएगी, निषाद जी की भी बुझ जाएगी, मौर्य जी की भी बुझ जाएगी, मुसलमान की भी बुझ जाएगी, सबको भी प्यास बुझ जाएगी और दूसरे की भी प्यास बुझा देगी। आज के जो इस कार्यक्रम का मकसद है, भाईचारा बनाओ मकसद, यही इसका संदेश है कि जितने हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, हमारी सबकी समस्याएं एक तरह की। अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर के
रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी समस्याएं तो एक तरह की हैं, हमारी दुख तकलीफें तो एक तरह की हैं। अगर इकट्ठा होकर के हम वोट एक जगह जन अधिकार पार्टी को दे दें तो हमारी सबकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस हमारी काफी तादाद में बहनें भी आई हुई हैं और मोदी जी चाहें तो कहाँ ताकत है? मोदी जी में कि लक्ष्मी जी में? कहाँ ताकत है? ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए तो बात बन जाए, बच्चों की सबकी किस्मत बदल जाए। और ये मोदी जी के पास ताकत आई कहाँ से? आपके वोट से। ये ताकत तो आपके भाई में, आपके पति में, आपके पिता में, मुझ में भी आ सकती है। जिसको वोट दो ये ताकत उसी में आ जाएगी। सारा खेल आपकी वोट का है। जिस दिन आप वोट बटन दबाते हैं उसी दिन अपना और अपने बच्चे की किस्मत का फैसला करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए, यही सारी बातें मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपको लगे कि भाई इससे अच्छी कोई दूसरी बात है, कोई दूसरा रास्ता है, आपको लगे कि भाई भंते वंते बन लिया जाए, साधु वाधु बन लिया जाए, फिर वहाँ से कल्याण हो जाए, तो वही कर लेंगे। लेकिन मैंने सोचा सब है, सोच विचार करके मैंने ये बात कही। एक दिन मैं सोच रहा था कि गोरखनाथ के महंत थे योगी जी 5 साल पहले। अगर वो 5 साल पहले दरोगा जी से नाराज हो जाते और कलेक्टर साहब से नाराज हो जाते, सीओ साहब से नाराज हो जाते 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे, और कहते तथास्त सबका ट्रांसफर हो जाए तो हो जाता है? हो जाता। और अब मुख्यमंत्री हैं, अब कहे तथास्त हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं है? और ये बात यहाँ बैठ जाए तो बात बने ना है? बात दिमाग में बैठ जाए तो बन जाए। दरोगा जी किसको जहन करने के? ध्यान से देखो, उसी को जहन करते हैं जिसको जिता करके भेज देते हैं, उसी को करते हैं ना। उसी वोट से जीतता है ना जो वोट आपके पास है। अगर उसका सही इस्तेमाल करो तो हमारी और हमारे बच्चों की भी किस्मत बदल सकती है। बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से मिल करके, यहाँ के आयोजक साथियों को, जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, मंडल के प्रभारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोग अपना काम वाम छोड़ करके ऐसे काम के समय में आप लोग आए, बड़ी संख्या में हमारी बातों को सुना, हमारे मनोबल को बढ़ाया। आप सब लोगों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ के हमारे जो प्रभारी हमने बनाया, अजीत जी को भी धन्यवाद और हमारे सौरभ जी को भी धन्यवाद। जाते जाते एक बात फिर कहूँगा कि भैया नाव जो है पार खोल के चलाना, रस्सी खोल के चलना, रस्सी बंधी रहे और इतना नशा हो जाए कि हमें तो समाज सेवा करनी है और रस्सी हम खोलना भूल जाएं और पतवार हम चलाते रह जाएं तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, वहीं नाव खड़ी रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।